दोस्तों आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे 22 जून 2026 की करंट अफेयर्स में। हम यहाँ आपको जो भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं वो क्या बाइलिंगुअल्स होते हैं, मतलब चाहे वो हिंदी माध्यम का बच्चा हो, चाहे वो इंग्लिश माध्यम का बच्चा हो, दोनों विद्यार्थी क्या है इस करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। हमारे करंट अफेयर्स डीडी न्यूज़, पीआईबी न्यूज़ और जो भी ऑथेंटिक सोर्सेस है उन सब से रिलेटेड रहते हैं। आप इसको यूपीएससी, यूपी, पीएससी मीन्स उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, या एसएससी रेलवे कोई भी एग्जाम दें आप, उसके लिए 100% एप्लीकेबल है। मैं आपको साथ ही साथ 30 एमसीक्यू कराता हूँ, मैं अपने पढ़े बताता हूँ, 30 एमसीक्यू कराता हूँ। और जो भी एमसीक्यू रहते हैं वो असर्शन रीजन के रहते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं और साथ ही साथ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहते हैं। मीन्स 30 एमसीक्यू जो रहते हैं उन तीन तरह के क्वेश्चंस के साथ ही रहते हैं। 30 एमसीक्यू रहते हैं, तीन टाइप से क्या रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं। तो आप इनको पढ़िए, मैं आपसे कहता हूँ सेशन लेना है तो पेन उठाना है, मीन्स आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, इनका रिवीजन करिए और करंट अफेयर्स में स्ट्रेंथ को मजबूत करिए और अपने सिलेक्शन को फिक्स कीजिए। पहला सवाल, विवेक अग्रवाल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ। अभी देखिए भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि विवेक अग्रवाल जी को एफएटीएफ का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का विवेक अग्रवाल जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है और ये वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले पहले भारतीय हैं। इसका क्या है, पहले भारतीय हैं जो एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में क्या है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसमें ये उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। वर्तमान में ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में सचिव के रूप में कार्यरत हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ये सचिव सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर हम एफएटीएफ की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, 1999 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, पेरिस पे है। कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो टेररिज्म होता है मतलब आतंकवाद होता है उसके लिए वित्त पोषण को रोकना। दैट मीन्स वी कैन से दैट स्टॉप टेरर फंडिंग, मतलब टेरर फंडिंग जो होती है उसको क्या करना, रोकना। इसका एम क्या होता है, टेरर फंडिंग को रोकना। इसमें कुल 40 सदस्य देश हैं और भारत इसका मेंबर कब बना, 2010 में, मतलब इसकी स्थापना 1989 में हुई और भारत सदस्य कब बना, 2010 में बना। 40 अधिक सदस्य देश हैं इसके। अच्छा, ये दो लिस्ट जारी करता है, सूची जारी करता है, इसे बहुत ध्यान रखिएगा। ये ब्लैक लिस्ट जारी करता है और ग्रे लिस्ट जारी करता होगा। अच्छा, ब्लैक लिस्ट में क्या होता है कि जहां पे आतंकवादी वित्त पोषण गतिविधियां चल रही हैं, तेजी से चल रही हैं और त्वरित कार्रवाई जो है जरूरी है, वहां पे क्या जारी होती है, ब्लैक लिस्ट। और ग्रे लिस्ट कहाँ जारी होती है, जहां पे कमियां हैं, चांस है, मतलब कि वित्त पोषण का, टेरर फंडिंग का, तो वहां के लिए क्या जारी होती है, ग्रे लिस्ट जारी होती है। आप अक्सर सुनते होंगे कि कई पार्टीज ये क्लेम करती हैं कि वी शुड इंक्लूड द पाकिस्तानी एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। एफएटीएफ ग्रे लिस्ट डालने से क्या होगा कि उसकी जो आईएमएफ वगैरह से जो फंडिंग होती है उसमें भी इसको इम्पैक्ट पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक से फंडिंग में इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए क्या है कि कोशिश रहती है भारत की कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की। तो दो लिस्ट जारी करता है, एक ब्लैक लिस्ट और एक ग्रे लिस्ट। क्वेश्चंस करते हैं। हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एफएटीएफ। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई बल के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है, विवेक अग्रवाल जी हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। स्टेटमेंट देखिए, मैं आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन जो कराता हूँ, देखिए मतलब बिल्कुल यूपीएससी स्टाइल के, यूपीपीएससी स्टाइल के क्वेश्चन हैं। तो आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि वही सेम क्वेश्चन आप दे रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एफएटीएफ। वित्तीय कार्रवाई बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1989 एंड हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। ये गलत हो गया ना, हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में, तो ये गलत हो गया, पहला गलत हो गया आपका। इंडिया हैज ए फाउंडिंग मेंबर एफएटीएफ सिंस इंसेप्शन, ये भी गलत हो गया। मतलब भारत ने तो 2010 में ज्वाइन किया है ना, तो भारत फाउंडिंग मेंबर तो हुआ नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ग्रे लिस्ट इंक्लूड द कंट्री विद स्ट्रेटेजिक डिफेंसेस इन कंट्री टेरर फंडिंग फ्रेमवर्क। हाँ ये बात सही है, ग्रे लिस्ट में क्या होता है कि जो टेरर फंडिंग के चांसेस है जहाँ पे, ठीक है, रणनीति में कमियां होती हैं, चांस है कि आतंकवादी वित्त पोषण वहाँ होने के चांस है, तो उसके लिए ग्रे लिस्ट जारी किया जाता है। बात सही है। स्थापना जेनेवा में हुई, गलत हो गया। ठीक है, भारत स्थापना समय से ही मेंबर है, ये भी गलत हो गया। तो क्या हो गया? केवल तीन सही हो गया। assertion engine question. Country designated on the FATF blacklist stringent economic sanctions and financial countermeasure। मैंने बताया ना, इसलिए पाकिस्तान के लोग बात करते रहते हैं।
एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में नामित देशों को कड़े आर्थिक प्रतिबंधों और वित्तीय जवाबी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। बात बिल्कुल सही है। द ब्लैक लिस्ट प्रेजेंट जुरिडिक्शन टू फील कॉपरेट विद द इंटरनेशनल काउंटर टेरर फंडिंग एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मैंडेट। बात बिल्कुल सही है। ब्लैक लिस्ट उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी शासनादेश का सहयोग करने की विफल है। इसलिए तुम्हें ब्लैक लिस्ट पे आ पाए क्योंकि आपने उसके विरुद्ध काम नहीं किया, फंडिंग आपके चालू रही। ठीक है, तो ये दोनों सही, इसकी व्याख्या भी करना। एक दूसरे गर्व की बात हमारे लिए, जितेंद्र के जैन विंस वोल्फ प्राइज इन फिजिक्स। अभी भी क्या है कि भारत ओरिजिन के मतलब भारत के मूल वैज्ञानिक है, जो जन्म इनका राजस्थान के सांभर में हुआ था। इनका जन्म सांभर राजस्थान में हुआ था और इनको जो है अभी अभी जो है वोल्फ प्राइज इन फिजिक्स में चुन लिया गया है। अच्छा, ये प्राइज प्रदान कौन करता है, ये कहाँ से मिलता है, इजराइल से मिलता है। कहाँ से मिलता है, इजराइल से मिलता है। और ये किस क्षेत्र में मिलता है, इसमें लिखा है ये फिजिक्स में मिलता है। अच्छा, ये जो जितेंद्र के जैन जी हैं ये पहले भारतीय हैं, ये क्या है, फर्स्ट इंडियन है जिनको ये वोल्फ प्राइज मिला है, जो कि इंडियन ओरिजिन मतलब ये राजस्थान के रूप में। अच्छा, इनको मिला क्यों है, इन्होंने डिस्कवरी जो की है किसके लिए किया है, कंपोजिट फेरीमोन्स के लिए। कंपोजिट फर्मियंस जो है इनके लिए क्या है कि इनको जो है ये पुरस्कार जो है मिला हुआ है। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा जो मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स है इसमें इनको क्या यूज किया जाएगा, मतलब जो इन्होंने कंपोजिट फर्मियंस का जो यूज किया है मतलब खोज किया है, उससे जो है मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स में क्या होगी, मदद मिलेगी। तो इसी के तहत इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। स्थापना कब हुई थी, 1978 में, और प्रदान किसने किया है, इजराइल के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जेरूसलम में इसको प्रदान किया है। अच्छा, ये पुरस्कार की प्रेस्टीज बहुत ज्यादा है कहते हैं, तो ऐसा रिकॉर्ड है कि जिसको नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स का उसको पहले ये मिल चुका है। ऐसा मतलब ये रेशियो बहुत आया है, मतलब कि अगले साल इनको चांस है, जो जेनन के जैन जी हैं इनको अगले साल जो है नोबेल फिजिक्स का प्राइज मिलने की चांसेस है। और ये पहले भारतीय हैं जिनको वाइल्ड फॉक्स पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम आप जरूर से ध्यान रखिएगा, इनका नाम आप जरूर से ध्यान रखिएगा। वोल्फ प्राइज जो है फिजिक्स में इनको मिला हुआ है। ये नोबेल पुरस्कार का क्या है, पूर्वगामी माना जाता है, प्रोड्यूसर माना जाता है, पूर्ववर्ती कहा जाता है। और 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, इजराइल जेरूसलम में दिया जाता है। और इस वर्ष इनके जो राष्ट्रपति जी हैं इजराइल के, उन्होंने ये दिया। प्रोफेसर जैन के जैन द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट टू विन द प्रेस्टिजियस वोल्फ प्राइज इन फिजिक्स वर बोर्न इन विच स्टेट, राजस्थान, सांभर डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा सांभर। प्रशिक्षित भौतिकी वुल्फ पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक प्रोफेसर के जैन का जन्म किस राज्य में हुआ है, किस राज्य में हुआ है, राजस्थान। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वुल्फ प्राइज, वुल्फ प्राइज के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। इट वॉज अवॉर्डेड एनुअली बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन, गलत। कहाँ से मिलता है, इजराइल से मिलता है ना, तो गलत हो गया पहले ही। ठीक है, इसराइल से मिलता है, गलत हो गया। इट वॉज ऑफन रिकॉर्डेड मेजर प्रेक्यूशर ऑफ प्रेडिसर ऑफ द नोबेल, ये बिल्कुल सही है कि इसे नोबेल पुरस्कार का एक प्रमुख अग्रदूत या पूर्ववर्ती माना जाता है, ये बात सही है। 2026 की भौतिकी विजेता को कंपोजिट फर्मियंस की क्रांतिकारी खोज के लिए सम्मानित किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। 2026 में जो दिया गया है कि फर्मियंस की खोज के लिए क्या किया, इनको सम्मानित किया गया, तो क्या केवल 2 3 सही हो गया, बाकी क्या हो गया, गलत हो गया। द वोल्फ प्राइज इज कंसीडर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर इन फिजिक्स, सेकंड ओनली टू द नोबेल प्राइज, ये बात बिल्कुल सही है। नोबेल प्राइज का क्या है, ये सेकेंडरी है, ये माना जाता है। द प्राइज अवॉर्डेड बाय इंडिपेंडेंट फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड बाय स्विट्जरलैंड, गलत। स्विट्जरलैंड को किया नहीं गया, तो ए सही, क्या आर क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब आपका ऑप्शन पे क्या हो गया, सी क्या हो गया, पूरा क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंडियन फर्स्ट कमर्शियल कोल टू अमोनिया प्लांट, भारत का पहला वाणिज्यिक कोल टू अमोनिया संयंत्र लगाया गया है। तो फाउंडेशन स्टोन वाज इंडिया फर्स्ट कमर्शियल, तो इसकी देखिए क्या है कि अमोनिया का एक प्लांट लगाया गया है, कोल से मतलब कोयले से क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे। अच्छा, इस प्लांट की जो इस आधारशिला किसने रखा है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। कहाँ पर रखा है, लखनापुर, लखनापुर में भी कहाँ पर, झारसरगुड़ा, झारसरगुड़ा में रखा है। तो इसे इसको झारसरगुड़ा प्रोजेक्ट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का, झारसरगुड़ा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ये कहाँ पर, लखनापुर उड़ीसा में, जो कोयले से अमोनिया बनाया जाएगा और इसकी आधारशिला भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। रुपए 25,016 करोड़ रुपए का, ये ध्यान रखिएगा, 25,016 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया गया है। अच्छा, कैसे कार्य करेगा, देखिए पहले क्या, कच्चा कोयले से सिंगैस, सिंगेन थर्ड सिंथेटिक गैस बनाई जाएगी।
सिंथेटिक गैस से क्या मिथेनॉल बनेगा और या अमोनिया बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोल से सिन गैस से मिथेनॉल या अमोनिया। अच्छा, इससे फायदा क्या होने वाला है कि जो हम अमोनियम नाइट्रेट इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, उससे क्या है हमारा घटेगा। जब हम अपने देश में बनाने लगेंगे, पहली बात तो हमें सस्ता पड़ेगा और हमारा इंपोर्ट घटेगा, तो ये हमको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। इसका डेवलपमेंट कौन कर रहा है इस प्रोजेक्ट का, तो इसको कर रहा है भारत कोल गैसिफिकेशन केमिकल्स लिमिटेड। ये आप लोग बिल्कुल नाम याद रखिएगा कि भारत कोल गैसिफिकेशन केमिकल लिमिटेड जो है इसका वो कर रही है। और भारत का टारगेट क्या है कि 100 मिलियन टन जो है 2030 तक क्या है भारत को बनाना है। ठीक है ना, भारत अपना टारगेट 2030 तक 100 मिलियन टन पूरा करने में क्या है लगा हुआ है, जिससे हमारे इंपोर्ट में भारी कमी आने वाली है। क्वेश्चंस करते हैं। Where did PM Modi laid the foundation stone for India first commercial coal to ammonia plant? लखनापुर झारसुगुड़ा उड़ीसा। ये याद रखिए झारसुगुड़ा। पीएम मोदी ने भारत के पहले वाणिज्यिक कोल टू अमोनिया संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है, लखनपुर झारसुगुड़ा उड़ीसा। ठीक। Consider the following statement regarding the coal to ammonia project. It is developed by Bharat Coal Gasification Chemical Limited। बात बिल्कुल सही है। इसे भारत कोल गैसिफिकेशन केमिकल लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। बात बिल्कुल सही है। अच्छा, द प्लांट विल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन इंपोर्टेड हाइड्रोजन टू प्रोसेस सिन गैस। देखिए यही है ना, यही गलत हो गया कि हाइड्रोजन पर थोड़ी डिपेंड है। आपको पता है किसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, कोल का। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयले का। तो कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं ना पूरी तरह, तो हाइड्रोजन पर तो बेस है नहीं, किस पे बेस्ड है, कोयला पर बेस्ड है। अच्छा, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, पूरा गलत हो गया आपका। अच्छा, इट अलाइन द नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन टारगेट 100 मिलियन टन बाय 2030। तो ये बात सही है कि 2030 तक 100 मिलियन टन के राष्ट्रीय कोयला गैसिफिकेशन मिशन के लक्ष्य के अनुरूप है। ये बात बिल्कुल सही है। तो एक और तीन आपका सही हो गया, बाकी गलत हो गया आपका। द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द कोल टू अमोनिया प्लांट विल रिड्यूस इंडिया फिजिकल डेफिसिट। बिल्कुल सही बात है। कोल टू अमोनिया संयंत्र चालू होने से भारत के राजकोषीय घाटे में कमी आएगी। बिल्कुल सही बात है, कमी आएगी, क्योंकि द डोमेस्टिक प्रोडक्शन विल सब्स्टिट्यूट लार्ज स्केल प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया नाइट्रेट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। देखिए हम इंडस्ट्रीज के लिए, खेती के लिए अमोनिया नाइट्रेट का इंपोर्ट करते हैं। अगर वो इंपोर्ट घट जाएगा तो हमारा फिजिकल डेफिसिट तो घट जाएगा ही। तो दोनों सही हो गया, इसका सोल्यूशन। ठीक। अभी अभी स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी ने एक्वाकल्चर सोफिया सोफिया रिपोर्ट जारी हुई है। क्या जारी हुई, सोफिया रिपोर्ट। देखिए पहली बात ध्यान रखिए कि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सोफिया रिपोर्ट का संबंध किससे है, किससे है, ये है एक्वाकल्चर से। किससे है, एक्वाकल्चर से रिलेटेड है। पहली बात ध्यान रखिएगा, जलीय पाइतंत्र से संबंधित है, वो जलीय मतलब जो जीव होते हैं संबंधित है। दूसरी चीज क्या कह रहा है, इसको जारी करता कौन है, ये एफओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है। तो सोफिया रिपोर्ट जो है किससे रिलीज की गई है, एफओए द्वारा। इसकी थीम क्या है 2026 की, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन फिशरी प्रोडक्शन। ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो आधिकारिक जो है विषय है इस बार का, मत्स्य उत्पादन में नील क्रांति। ये इसका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, इसका मतलब कि अगर सारे मैरीन एनिमल्स को लिया जाए तो ग्लोबली जितने भी मैरीन एनिमल्स है उनके प्रोडक्शन में चाइना क्या है, ग्लोबली फर्स्ट है, इंडिया क्या है, सेकंड है। मतलब पूरे वैश्विक स्तर पर जलीय जीव जो है, जितने भी समुद्री जानवर हैं, उनको कैप्चर, उनके प्रोडक्शन की श्रेणी में जो है चाइना क्या है, प्रथम है, हिंदुस्तान जो है दूसरा। और जो मछली उत्पादन है उसमें भारत क्या है, प्रथम है। मतलब मछली उत्पादन में भारत जो है प्रथम है पूरे वैश्विक स्तर पर। और जितने भी समुद्री जीव हैं उनको पकड़ना, उनका उत्पादन, उसमें चाइना प्रथम है, भारत जो है द्वितीय है। और मछली में भारत प्रथम है, ये रिपोर्ट कहती है, सोफिया रिपोर्ट। और ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन फिशरी प्रोडक्शन, तो नील उत्पादन में, मत्स्य उत्पादन में नील क्रांति इसकी क्या है, आधिकारिक विषय है, थीम है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द बाइलिनियर। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, हाँ ये हर 2 साल में एक बार जारी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 साल में, मतलब ये क्या है, बाइलिनियर रिपोर्ट है। बाइलिनियर रिपोर्ट मतलब क्या होता है कि दो वर्ष में एक बार रिपोर्ट आएगी। 2 वर्ष में जो रिपोर्ट एक बार आती है उसको बाइलिनियर रिपोर्ट कहते हैं, एनुअल रिपोर्ट नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक। अच्छा, तो विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द बाइलिनियर स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट कौन करता है, एफएओ। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्विवार्षिक विश्व मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर संबंधित सोफिया रिपोर्ट प्रकाशित करता है, कौन करता है, मैंने बताया ये एफएओ। अकॉर्डिंग टू सोफिया रिपोर्ट 2026 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोफिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
द अंडरलाइन थीम फॉर द रिपोर्ट ऑफ सेंटर अराउंड ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है, रिपोर्ट का मूल विषय ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन के इर्द गिर्द केंद्रित है, बिल्कुल सही बात है, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इसका ही विषय है। इट टर्म्स ओवरऑल मैराइन एनिमल प्रोडक्शन इंडिया फर्स्ट ग्लोबली अहेड ऑफ चाइना। क्या कह रहा है, समग्र समुद्री जीव उत्पादन के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर चीन से आगे पहले स्थान पर। गलत जवाब, भारत द्वितीय दूसरे पे है और चाइना फर्स्ट है, तो केवल एक सही है, दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। द एफएओ एडवोकेट फॉर ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी अराउंड डेवलपिंग कोस्टल नेशन, बात बिल्कुल सही है। एफएओ विकासशील तटीय देशों की ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रणनीति की वकालत करता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्यों करता है, क्योंकि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन को संतुलित करने के लिए एक्वा कल्चर का सतत विस्तार आवश्यक, बिल्कुल सही बात है। फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा विषय है, ठीक है, और विश्व में जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो उसको सुरक्षित करने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए दोनों क्या सही है, इसकी व्याख्या भी कर। अब देखिए, अभी अभी क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री जी 21 जून को गए थे कोलकाता। आपको पता है 21 जून को क्या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसी के तहत उन्होंने, मतलब वहाँ कोलकाता में ही उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता में उन्होंने भारतीय नेवी के 3 जहाज़ों को भारतीय नेवी में क्या किया, जलावतरण किया है। मतलब 3 जो जहाज हैं भारतीय नेवी में शामिल हो गए हैं। इनको डेवलप किसने किया था, गार्डन रिच शिप बिल्डर कोलकाता ने, ध्यान रखिएगा, गार्डन रिच शिप बिल्डर जो है कोलकाता के, उन्होंने डेवलप किया था। और ये 3 इंडिजीनियस थे, ध्यान रखिएगा ये चीज, मतलब ये भारत में विकसित हुए 3 जहाज हैं जिनको नौसेना में भारतीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है इसको जलावतरण किया गया है। कौन कौन से 3 जहाज है, चलिए पढ़ते हैं। एक आईएनएस दूनागिरी है, क्या है, आईएनएस दूनागिरी है, ये हाईली एडवांस स्टील फ्रिगेट है। अच्छा, स्टील फ्रिगेट, स्टील मतलब क्या हो गया कि रडार में नहीं आएगा, रडार में नहीं डिटेक्ट होगा कि ये जहाज है। फ्रिगेट मतलब क्या होता है कि छोटा युद्ध पोत है, तो छोटा जहाज है जो वॉरशिप है, स्मॉल वॉरशिप जहाज है जो मतलब युद्ध में काम आता है, उसको फ्रिगेट कहते हैं। अच्छा, इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी इंटीग्रेटेड है, मतलब जैसे भाई लड़ाकू विमान है तो भाई हमको ब्रह्मोस मिसाइल तो लगानी ही पड़ेगी, आपको ब्रह्मोस में पता है, ब्रह्मपुत्र और मॉस्को नदी जो है क्या कहते हैं रशिया की, और ये ब्रह्मोस जहाँ की असम की, दो नदियों को मिला के ब्रह्मोस मिसाइल के बनाया गया है, भारत में बनी हुई है, भारत और रशिया के सहयोग से। दूसरा कौन सा जहाज है, आईएनएस संशोधक, संशोधक, ये क्या है, ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे जहाज है, मतलब हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए मैप प्लान कोस्ट लाइन्स, मतलब नेविगेशन चैनलों मानचित्रों के लिए ये हाइड्रोग्राफिक जहाज है, कौन सा है, आईएनएस संशोधक। अच्छा, एक है अग्रे, आईएनएस अग्रे क्या है, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट, सैलो वाटरक्राफ्ट मतलब होता है छिछले पानी में भी ये चल लेगा, इसको सैलो वाटरक्राफ्ट कहते हैं। इसको भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो अग्रय हो गया, दूसरा आपका संशोधक हो गया, तीसरा दूनागिरी हो गया। तीनों जहाज जो है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर जलावतरण हुआ है, इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 21 जून को किया गया है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि इसको मैंने आपको बताया, गार्डन डी बिल्डर कोलकाता ने बनाया है और नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को इसको लॉन्च किया है। क्यों किया है, उन्होंने ऐसा बोला है समारोह में कि आज वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी दिवस भी है, 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी दिवस भी है, इस वजह से किया गया है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, लीनियर क्वेश्चन, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूली इंडक्टेड नेवल वेसल इज एन एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट। क्या कह रहा है कि कौन सा नवनिर्मित नौसैनिक जहाज एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट, कौन सा है, अग्र। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द 3 न्यूली इंडक्टेड इंडिजीनियस नेवल वेसल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आईएनएस दूनागिरी इज एन एडवांस स्टील फ्रिगेट इम्बिडेड विद ब्रह्मोस मिसाइल कैपेबिलिटी। क्या कह रहा है कि जो दूनागिरी है उसमें ब्रह्मोस मिसाइल इम्बिडेड है और स्टील फ्रिगेट है, बिल्कुल सही बात है। आईएनएस दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल क्षमताओं से उन्नत स्टील फ्रिगेट है, सही बात है। आईएनएस संशोधक की डिजाइन फंडामेंटली एयरक्राफ्ट कैरियर, ये एक बात गलत है, एयरक्राफ्ट कैरियर थोड़े है, एयरक्राफ्ट कैरियर थोड़े, ये गलत हो गया बिल्कुल, है ना। ऑल 3 वेसल बी बिल्ड बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर्स कोलकाता, ये बात सही है कि तीनों जहाजों निर्माण किसने किया, गार्डन रिच शिप बिल्डर कोलकाता द्वारा किया गया। क्या हो गया, बी सही हो गया, एक और 3 सही हो गए। The stimulus induction of INS Agre and INS Dunagiri Eastern Indian Anti-SS Area Denial A2 upon AD capabilities of Indian Ocean. INS Agre
और आईएनएस दुनिया के लिए एक साथ शामिल होना हिंद महासागर में भारतीय एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल क्षमता को मजबूत कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, भारत की क्षमता को मजबूत कर रहा है। दिस वेसल लॉन्च प्रिसाइसली ऑन जून वाटर कमोमोरेट द वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के चिन्हित करके लॉन्च करने जहाजों को ठीक 1 जून से लॉन्च किया गया। बात बिल्कुल सही, मोदी जी ने बताया ऐसा। तो ए भी दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऐप लॉन्च बाय होम मिनिस्टर। अभी भी क्या है कि भारत के गृह मंत्री जी ने एक अभिज्ञान ऐप लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? भारत के गृह मंत्री जी ने अभिज्ञान ऐप लॉन्च किया है। काम क्या है? ये हाईली पोर्टेबल फिंगरप्रिंट स्कैनर है। मतलब ये पोर्टेबल फिंगरप्रिंट स्कैनर है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जा रहा है, जो चेक पोस्ट होती है जहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पे लगभग आपका फिंगरप्रिंट स्कैन की जाएगी और इस फिंगरप्रिंट से क्या है कि आपका पूरी डिटेल निकाल ली जाएगी। जैसे क्या है कि इसमें 1.3 करोड़ आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड है इसमें। मान लीजिए कोई गया और मान लीजिए किसी ऐप में उसकी फिंगरप्रिंट स्कैन है तो पूरा उसका डिटेल आ जाएगा। तो इसके लिए यह विज्ञान ऐप लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया है? गृह मंत्री जी द्वारा। इसका एम क्या है? क्विक वेरिफिकेशन थ्रू फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड, एनी ट्रैक पर्सन बैकग्राउंड का डिटेक्टेड इंस्टेंटली ड्यूरिंग रूटीन चेकअप। मतलब रूटीन चेकअप में ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आपराधिक कोई रिकॉर्ड है तो वो तुरंत क्या कर लिया जाएगा? ट्रैक कर लिया जाएगा। इसको बनाया किसने? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डेवलप किया है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा इसको क्या किया गया है? बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, ठीक। इसके वन लाइन क्वेश्चन करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन क्या कहता है? द न्यूली लॉन्च अभिज्ञान है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्राइमरी यूज बाय विच फॉलोइंग पर्पज। किस पर्पज से यूज किया गया है? रियल टाइम फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के लिए। गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए अभिज्ञान ऐप का मुख्य रूप से निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? कानून प्रवर्तन द्वारा संदिग्धों को रियल टाइम फिंगरप्रिंट सत्यापन के लिए। स्टेटमेंट क्वेश्चन करते हैं। Consider the following statement regarding अभिज्ञान एप्लीकेशन। It has been conceptualized and built entirely by CDSE। गलत जवाब, सीडीएस द्वारा थोड़े बनाया गया है, ये गलत हो गया। अच्छा, इट इनेबल एंड स्पॉट कंपेरिजन अगेंस्ट द डिपॉजिटरी ओवर 1.3 करोड़ रिकॉर्ड ऑफ सस्पेक्ट। हाँ, ये बात सही है। इसमें 1.3 करोड़ से अधिक रिकॉर्डों को मर्ज करके भंडारण की क्षमता में, मतलब एक मान लीजिए कि 1.3 करोड़ लोगों को जो सस्पेक्ट क्रिमिनल है और जो क्रिमिनल्स हैं उनका जो है रिकॉर्ड लगाया गया है। इट इज लीगली बैक्ड बाय द प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एडमिशन एक्ट 2022। इसका आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 के प्रावधानों कानूनी समर्थन प्राप्त। बिल्कुल सही बात है, उसी संरक्षित है ये। ठीक है ना, इसलिए तो इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सर्सन इंजन क्वेश्चन। द एनसीआरबी डेवलप्ड अभिज्ञान हेल्प ऐप हेल्प टू फील्ड पुलिस ऑफिसर इलिमिनेट डिले इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल सही बात है। एनसीआरबी द्वारा विकसित अभिज्ञान ऐप फील्ड पुलिस अधिकारियों को आपराधिक जांच में देरी को समाप्त करने में मदद करता है। सही बात है। द एप्लीकेशन स्टोर इंस्टेंट ऑफिसर रिकॉर्ड विदाउट नीडिंग एनी इंटीग्रेशन विद द सर्विस सेंट्रल सर्वर्स। बिल्कुल सही बात है। ये एप्लीकेशन केंद्रीय सर्वर के साथ किसी भी एकीकरण की आवश्यकता के बिना इनक्रिप्टेड ऑफलाइन रिकॉर्ड को सुरक्षित संग्रहित करता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब तो ये रिकॉर्ड संग्रहित नहीं करता है, मतलब रिकॉर्ड कहाँ संग्रहित करेगा? ये तो मतलब क्या करेगा कि सर्वर से रिलेटेड है ना, सर्वर से रिलेटेड ही ये काम करता है। इसलिए क्या है? ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट, WEF ट्रांजिशन इंडेक्स, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स लॉन्च किया गया। ट्रांजिशन मतलब क्या कह रहा है कि जो लोग फॉसिल फ्यूल्स से क्या हो रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो WEF ने क्या किया? ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज किया है 2026 का। इसमें क्या है कि 44 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। मतलब क्या कह रहा है कि विशिष्ट प्रदर्शन संकेतकों में कुल 44 संकेतक हैं जिनके आधार पर किया जाता है। स्वीडन इसमें टॉप है, मतलब पूरे वैश्विक स्तर पर स्वीडन क्या किया? टॉप किया है। और DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो जो है 120 पोजीशन लाया और ये लास्ट है। भारत की 70वीं रैंक है, अति उत्तम बात है। 2 रैंक हम जम कर गए हैं, 70वीं रैंक है और स्कोर हमारा 54.9 है। चाइना की 40th रैंक है। व्हाट इज द इंडिया रैंक रिसेंटली WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन सी रैंक के बाद? 70वीं रैंक है। हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान? 70वां स्थान है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 2026 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। द इंडेक्स इवैल्यूएट द पार्टिसिपेंट नेशन अक्रॉस द फ्रेमवर्क 44 इंडिकेटर। सही बात है। इस सूचकांक में 44 संकेतकों को ढांचे तहत भागीदार देशों को मूल्यांकन किया गया। बात सही है। स्वीडन कैप्चर द लीडिंग रैंक व्हाइल चाइना हैज प्लेस्ड बिहाइंड द इंडिया इन द इंडेक्स रैंक। देखिए, स्वीडन कैप्चर लीडिंग रैंक, सही बात है। चाइना प्लेस बिहाइंड इंडिया, नहीं, इंडिया बिहाइंड थोड़े है, इंडिया बाद में, चाइना आगे है। ठीक है, तो क्या होगा? एक सही, एक सही।
इंडिया हैज शोन प्रसिद्ध प्रोग्रेस इन डब्ल्यूएफ एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया रिसेंट इलिटरेशन, बिल्कुल सही बात है। भारत हाल ही के वर्षों में डब्ल्यूएच ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में प्रगति दिखाई, सही बात है। रैपिड एक्सपेंशन डोमेस्टिक सोलर कैपेबिलिटी टारगेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पेंटेशन हैव ऑप्टिमाइज्ड ट्रांजिशन इसको, सही बात है। घरेलू क्षमताओं में तेजी से विस्तार करना, नवीकरणीय ऊर्जा को प्रसार करना, इसी वजह से भारत के रैंक ऊपर हुई, सही है। 12th इंटरनेशनल योगा डे, अभी अभी आपको पता है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया है। होस्ट सिटी कोलकाता, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग कहाँ पर किया? होस्ट सिटी कोलकाता में। और इसकी थीम क्या? योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये याद रखिएगा, योगा फॉर हेल्दी एजिंग इसकी थीम है। 21 जून को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 21 जून से पहले शुरुआत की गई। शुरुआत कब की गई? 21 जून 2015 शुरुआत की गई। यूएन जनरल असेंबली में इसको पास हुआ कि हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा। क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है कि समर सोल्स्टिस का सबसे बड़ा दिन होता है। 21 दिन जो है सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। अच्छा, इसके बाद क्या है कि 2000 इसकी थीम ये क्यों रखी गई हेल्दी एजिंग वाली? क्योंकि 21 से 30 वर्ष को यूएन ने क्या बनाया है कि इसको आयुष मंत्र क्या कहते हैं कि वर्तमान अवधि को संयुक्त राष्ट्र वृद्धाजनक स्वस्थ वृद्धावस्था दशक बनाया है। द डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग की वजह से भारत ने थीम क्या रखी है? योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखी है। और आयुष मंत्रालय ने पोर्टल लॉन्च किया, क्या नाम है? युवा संगम पोर्टल। विच सिटी सर्व्ड एज ऑफिशियल नेशनल होस्ट फॉर सेलिब्रेशन योगा 12th इंटरनेशनल डे? किसने किया? कोलकाता ने। किसने किया? कोलकाता ने। द ऑफिशियल थीम फॉर 12th एडिशन इज योगा फॉर हेल्दी, बिल्कुल सही बात है। 12वें संस्करण के अधिकारी विषय क्या है? स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज सो लिटिल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर लॉन्च युवा संगम पोर्टल, बिल्कुल गलत बात है। मिनिस्ट्री परिवार कल्याण मंत्रालय थोड़े भैया इसके तहत, ये आयुष मंत्रालय। कौन है? आयुष मंत्रालय। केवल एक सही हो गया। 21 जून में डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स समर सोल्स्टिस, बिल्कुल सही बात है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों नामित किया? क्योंकि समर सोल्स्टिस को रिप्रेजेंट करता है। The summer solstice represents transition phase which is considered spiritually significant across multiple ancient traditions. ग्रीष्म संक्रांति एक संक्रमण संचरण का प्रतिनिधित्व करती है जिससे कई प्राचीन परंपराओं का आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए तो किया गया है। हरियाणा वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जल सुरक्षित हरियाणा। अभी अभी हरियाणा ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जल सुरक्षित हरियाणा। मतलब हरियाणा में क्या किया है? पानी को संरक्षित किया जाएगा। अच्छा, इसी नाम के दिया जल संरक्षित हरियाणा। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है? इसकी कॉस्ट टोटल है 5714 करोड़ रुपए। कितनी कॉस्ट है प्रोजेक्ट की? 5714 करोड़ रुपए। इसके लिए विश्व बैंक ने क्या किया है कि 4000 करोड़ का ऋण क्या है शुरू किया। मतलब 4000 करोड़ का ऋण जो है विश्व बैंक दे रहा है। इसमें 1714 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार लगा रही है। इसका एम क्या है? टू सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब जल की एक एक बूंद को बचाना इसका क्या है? इसका लक्ष्य है। और इसका क्या है कि सेगमेंट इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग वाटर टू एवरी फॉर्म, सभी खेतों को पानी, वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग, इंडस्ट्रियल वाटर, डेमोक्रेटिक वेस्ट वाटर, सबको क्या संचित करना है। मतलब हर तरह से पानी बचाना, चाहे वो घरों से बचाए चाहे खेतों से बचाए, सब जगह से पानी क्या है? बचाना है। विच मल्टीलेटरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग लोन फॉर अप्रोक्सीमेटली 4000 करोड़ फॉर जल संरक्षित हरियाणा? किसने? वर्ल्ड बैंक। जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए कौन सा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान लगभग 4000 करोड़ का ऋण प्रदान कर रहा है? विश्व बैंक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जल शक्ति हरियाणा। प्राइमरी टैक्टिकल टैगलाइन फोकस ऑन सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात है। इसका प्राथमिक टैगलाइन हर बूंद को बचाना के अंदर। तो एक्सपेक्ट इंक्लूड कंपोनेंट ऑफ वेस्ट वाटर, केमिकल वाटर ट्रीटमेंट, ये स्पष्ट रूप से अपशिष्ट जल या रासायनिक जल उपचार घटकों से बाहर करता है? नहीं, ये नहीं करता। इसका पानी बचाना इसका काम है। वेस्ट वाटर से केमिकल वाटर ट्रीटमेंट करना इसका काम नहीं है ना, ये ध्यान रखिएगा। मतलब पानी के बूंद बचाएगा, इसमें क्या लिखा जाएगा? स्पष्ट रूप से अपशिष्ट जल या रासायनिक जल उपचार घटकों को बाहर करता नहीं, ये बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, केवल एक सही। तो हरियाणा गवर्नमेंट हैज एस्लेटेड इंस्टीट्यूशन क्रेडिट लिंकेज विद द वर्ल्ड बैंक फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। हरियाणा सरकार ने कृषि बुनियादी ढांचे के लिए विश्व बैंक संस्था का ऋण, ना गलत हो गया ये। कृषि बुनियादी ढांचे के लिए विश्व बैंक संस्था का ऋण संबंध में तेजी लाई नहीं। राज्य का भूजल में भारी गिरावट का सामना कर रहा है, इसके लिए आधुनिक सूक्ष्म प्रणालियों तत्काल उद्धार की आवश्यकता। हाँ, ये सही है कि किसी प्रणालियों के लिए तत्काल आवश्यकता है, इसलिए ऐसा कर रहा है, ये बात सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, एक गलत है, आर सही, डी होगा। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि राइट टू वॉक ऑन सेफ फुटपाथ को क्या किया है? फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है। मतलब कि इस फुटपाथ पर सुरक्षित चलना भी हमारा क्या है? मौलिक अधिकार होगा। इन लैंडमार्क जुडिशियल वर्डिक्ट सुप्रीम हाइट फॉर्मली डिक्लेयर राइट टू वॉक सेफ रोड फुटपाथ एज इनेबल फंडामेंटल राइट। ये हमारा क्या है? एक मौलिक अधिकार है फुटपाथ पर सुरक्षित चलना। अच्छा, ये कब डिक्लेयर किया है?
ये क्या है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के भी ऊपर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब मोटर वाहन अधिनियम में तो कहीं लिखा नहीं है कि फुटपाथ पर चलना सुरक्षित है, नहीं चलना है या अधिकार है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अब जो राय दी है, अब ये मोटर एक्ट से भी ऊपर हो गया है, जो भी 1988 का है। अच्छा, इसके तहत जो पीठ कौन कौन सी थी, इसके तहत न्यायमूर्ति नरसिम्हा जी और न्यायमूर्ति चंद्रकर जी जो है शामिल थे। इस बेंच ने डिसीजन दिया है और कोर्ट ने बोला है कि ये जो है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19-21 के तहत आएगा। मतलब शीर्ष अदालत ने बोला है कि 19 मतलब आवागमन की स्वतंत्रता और 21 जीवन का अधिकार के रूप में इसको जाना जाएगा, और राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ आपका मौलिक अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट राइट टू वॉक ऑन सेफ फुटपाथ इज फंडामेंटल आर्टिकल फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1921। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सुरक्षित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को भारतीय संविधान के मूल अनुच्छेदों के रूप में मानता थी 1921। सही बात है। Consider the landmark Supreme Court judgment of pedestrian right. The ruling was passed by division bench of नरसिम्हा जस्टिस चंद्रूकर। सही बात है। ये फैसला न्यायमूर्ति नरसिम्हा और न्यायमूर्ति चंद्रूकर की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया था। बात बिल्कुल सही है। तो कोर्ट ऑब्जर्व द स्टैट्यूटरी मोटर लॉ लाइक द व्हीकल एक्ट इंस्पायर कैन ओवरराइड। ना ओवरराइड नहीं कर पाएगा। ये जो इनका स्टेटमेंट वो ओवरराइड कर पाएगा, वो एक्ट ओवरराइड नहीं करेगा। केवल एक सही। राइट टू सेफ फुटपाथ नॉट जुडिशियली इन्फ्लुएंसेबल अक्रॉस ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। बिल्कुल सही बात, सभी यूनियन स्टेट टेरिटरी में लागू होगा क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एक्सपेंशन अंडर आर्टिकल 21 ऑटोमेटिकली अप्लाई द लॉ फॉर द लॉ अंडर लैंड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट। बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद के तहत न्यायिक व्याख्याओं का विस्तार संवैधानिक शासना देशों के स्वतः ही देश के कानून में लागू होता है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका न्यायिक व्याख्या जुडिशियल क्या इंटरप्रिटेशन है तो लागू हो सकता है। AR दोनों से इसका एक्सप्रेशन है। तो आज इसलिए हमने कंप्लीट किया करंट अफेयर्स 22 तारीख के। ऐसे करंट अफेयर के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। टेलीग्राम में PDF कल से आपको मिलने लगेगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।